पीएम मोदी के मिस्र दौरे का आज दूसरा दिन। हेलियोपोलिस स्मारक जाएंगे पीएम मोदी, सबसे बड़ी मस्जिद का करेंगे दौरा। आज काला दिवस मनाएगी भाजपा, यूपी में कई जगह पर सभाएं। सीएम योगी नोएडा में करेंगे संबोधित। आदि पुरुष के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका। एआईसीडब्ल्यूबी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। बाबा के भक्तों पर महंगाई की मार, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन आरती करना हुआ महंगा, मंदिर समिति ने जारी की नई रेट लिस्ट। आपदा से बचाव के लिए 250 स्थानों पर लगेगा सायरन सिस्टम, प्रणाली को अपनाने वाला बनेगा दूसरा प्रदेश। राजस्थान समेत 20 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मानसून 7 दिन देर से एमपी पहुंचा, असम के 19 जिलों में बाढ़, 1500 गांव डूबे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है मथुरा से, जहां पर सीएम योगी ने वृंदावन में संतों से वार्तालाप की है। बांके बिहारी कॉरिडोर के विकास कार्यों पर चर्चा हुई है। वृंदावन में हो रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से संतों से बातचीत की गई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और वृंदावन में हो रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा। बांके बिहारी कॉरिडोर जल्द बनाने का दिया आश्वासन। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मौसम खराब होने से सीएम ने बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए हैं और सीएम योगी वृंदावन से नोएडा के लिए रवाना हो गए हैं। तो अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर मथुरा पहुंचे थे, लेकिन अब मथुरा से नोएडा के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो यह अहम जानकारी आपको हम बताए थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा में संबोधित भी करेंगे, नोएडा के दौरे पर पहुंचेंगे और इस दौरान अहम जनसभाओं में भी जा सकते हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर मथुरा पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब मथुरा के बाद नोएडा के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब आगे बढ़ेंगे लखनऊ की खबर की ओर। आम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर सोनभद्र और गाजीपुर में बिजली गिरी है। आकाशीय बिजली गिरने से भारी जनहानि हो गई है और सीएम योगी ने व्यक्त किया गहरा शोक। दिवंगतों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। राहत राशि को तत्काल ही वितरित किए जाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिवंगतों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं और सीएम योगी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। तो सीएम योगी ने गहरा शोक व्यक्त किया और दिवंगतों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर, जहां सोनभद्र और गाजीपुर में बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि हुई है। तो आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि की बात सामने आई है। और अहम खबर आपको हम बता दें, जहां सीएम योगी ने गहरा शोक व्यक्त किया है और दिवंगतों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात सामने आई है। राहत राशि को तत्काल ही वितरित किए जाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। लखनऊ से खबर, घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए गए और सोनभद्र और गाजीपुर में बिजली गिरने की बात सामने आई। आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि हुई है। तो आकाशीय बिजली गिरने से भारी जनहानि और इस पर सीएम योगी ने गहरा शोक भी व्यक्त किया है। तो सीएम योगी ने गहरा शोक व्यक्त किया और दिवंगतों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए
सहायता राशि देने की बात कही गई है। तो 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर पलवल पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर सीएम गौरवशाली भारत रैली में शिरकत करेंगे और बारिश होने के बाद भी लोगों का पहुंचना यहां पर शुरू हो चुका है। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और जिले के 4 विधायक भी इसमें शामिल होंगे। अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर जिले के 4 विधायक भी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी लोगों तक योजनाएं पहुंचा रही है। रैलियों के जरिए किया जा रहा प्रचार केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अध्यक्षता में रैली होगी और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर, जहां पर इन सभी लोगों के यहां पर मौजूद रहने की बात सामने आई है। और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पलवल पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पलवल पहुंच चुके हैं। सीएम गौरवशाली भारत रैली में शिरकत करेंगे। तो सीएम की ओर से गौरवशाली भारत रैली में शिरकत किए जाने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बारिश होने के बाद भी लोगों का पहुंचना यहां पर शुरू हो चुका है। तो बारिश होने के साथ ही लगातार अभी भी लोग होंगे। इसके साथ ही कई अहम मंत्रियों के भी शामिल होने की बात सामने आई है। बीजेपी लोगों तक योजनाएं पहुंचा रही है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, रैलियों के जरिए यहां पर प्रचार प्रसार किए जाने की बात कही गई है। और पलवल पहुंचे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी पहुंचेंगे। पलवल पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे हैं। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर लिया जायजा। भारी बारिश से हुए नुकसान की जानकारी भी ली है। और देर रात से लगातार बारिश हो रही थी। प्रदेश में बारिश से कई जगहों से नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर देर रात से लगातार प्रदेश में बारिश हो रही थी और इस बारिश के चलते अब सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की आम जानकारी, जहां पर आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह आम खबर आपको हम बता दें। और देर रात से लगातार हो रही प्रदेश में बारिश, तो देर रात से प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को लेकर अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर 1975 में आपातकाल लगाए जाने के 48 साल पूरे होने पर कांग्रेस शासनकाल में आज के दिन लगी थी इमरजेंसी। पूरे उत्तर प्रदेश में काला दिवस मना रही है आज के दिन को बीजेपी। और आपातकाल को लेकर मुख्यमंत्री योगी का ट्वीट भी सामने आया है। तानाशाही का विरोध करने वालों को नमन। सीएम ने साफ तौर पर ट्वीट में ये बड़ी बातें लिखी हैं और कहा कि ऐसी समस्त हुतात्माओं को नमन।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट कर यह अहम बातें सामने आई हैं और आज पूरे उत्तर प्रदेश में काला दिवस के रूप में आज के दिन को मना रही है बीजेपी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आपातकाल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी कर दिया है। आपातकाल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी सामने आया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये अहम खबर और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए पवन तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवन, आज के दिन को काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बड़ी बातें भी कह डाली हैं। जी आपको बता दें कि सन 1975 में कांग्रेस द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसको लेकर आज उसी दिन जो है भारतीय जनता पार्टी इस दिन को आपातकाल दिवस के रूप में मना रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है और इसमें जो उस समय लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी थी उसको लेकर जो कांग्रेस की सरकार थी उसको लेकर आज यहाँ पर आपातकाल दिवस भी मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर ट्वीट किया। साथ ही पार्टी के जो नेता व कार्यकर्ता है जगह जगह दिन को आपातकाल दिवस मनाएंगे और लोगों से जो इमरजेंसी उस वक्त और उस समय कितनी लोगों को परेशानी उठानी पड़ी थी कांग्रेस शासनकाल के दौरान, इस तरह के जो घटना हुई थी उसमें काफी लोगों को जेल में भी बंद कर दिया गया था, जिसने भी उसके विरोध में आवाज उठाई थी तो जेल में बंद किया गया था। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को लेकर आज आपातकाल दिवस मना रही है। जिससे 2024 का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के सामने टक्कर दे रही है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी अब पलट की कड़ी में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन पवन, क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को काला दिवस को मनाने को लेकर काफी पहले से तैयारियां कर रही थी, लगातार वो हमले भी बोलती रहती है रहकर। ऐसे में क्या कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया अपनी जाहिर की है इस पूरे मामले पर? अभी फिलहाल कांग्रेस इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया कांग्रेस की बाहर नहीं आई हुई। फिलहाल कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन इस मामले में अभी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लोग पदाधिकारी कार्यकर्ता आपातकाल दिवस मना रहे हैं आज के दिन, क्योंकि जो 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसको लेकर जो काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा था और काफी लोगों को इसके लिए जेल भी जाना पड़ा था, उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर हमलावर है लगातार। जी बिल्कुल, पवन बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो यह हम खबर आपको बता रहे थे जहां पर कांग्रेस शासनकाल में आज ही के दिन इमरजेंसी लगाई गई थी और आज बीजेपी पूरे प्रदेश में आज के दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसे काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम जानकारी जहाँ पर आज के इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगली खबर लखनऊ से है जहां पर उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। प्रदेश के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट। 48 घंटे तक ज्यादातर इलाकों में बारिश का अलर्ट। भारी बारिश से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। यूपी के 26 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। राजधानी लखनऊ में भी हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 48 घंटे तक ज्यादातर इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और पवन तिवारी हमारे साथ में लगातार बने। पवन, 48 घंटे तक लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो बिपरजॉय का तूफान आया था उसके आंशिक असर के चलते उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से लगातार कुछ जगहों पर रुक कर बारिश हो रही है। कानपुर नगर में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो बिपरजॉय तूफान आया था उससे मानसून की स्थितियां अनुकूल बनी है और मानसून जो पहले लेट होने की जिसकी संभावना थी, लेकिन वो समय से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गया है और आज से ही उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई है और लगभग 26 जिलों में आज भारी अलर्ट है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में रुक कर 48 घंटे तक बारिश होती रहेगी। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, कासगंज है, एटा है, मैनपुरी है, बांदा है, चित्रकूट, इटावा,
इधर बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, इन जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही जो और बचे हुए जो प्रदेश के जिले हैं, लगभग जो 20 जिले हैं, उनको आज बारिश का अलर्ट है। फिलहाल जो पिछले दिनों बिपरजॉय तूफान के कारण कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई थी, उसके धूप निकल रही है। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान में जताया था भारी बारिश का, वो सही साबित हो रहा है। राहुल मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ में जुड़े हुए, राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, प्रयागराज में भी क्या देर रात से लगातार बारिश देखी जा रही है, क्योंकि 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। राहुल अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। प्रयागराज आवाज आ रही जी बोलिए। जी, आपसे बता दें प्रयागराज का है। प्रयागराज के अन्य जैसे जो जिले हैं, उन जिलों में कल तक तो बरसात होती दिखाई, जैसे भदोही हुई, ज्ञानपुर हुआ और आसपास के चित्रकूट हुआ, यहाँ पे बरसात हुई है। और अभी जो प्रयागराज जो क्या है, प्रयागराज में सिर्फ मानसून बना हुआ है। और मानसून आपको दिखा भी दें कि मानसून किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये मानसून जो है बना हुआ है, जो आदमी के जो बीमारी की जो लहर थी, जो ये कहते थे कि बीमारी जो बढ़ रही थी और उसके बाद फुड़िया फुंसी से बच्चे परेशान हुआ करते थे, अब कहीं ना कहीं कल से राहत दिखाई दे रही है। जो मौसम है, ठंडा मौसम हो चुका है। और जो धूप के कारण जो यहाँ पे अभी आपसे बता दें कि जो हॉस्पिटल थे, हॉस्पिटल को जो बेड़े थी, वो फुल हो चुका था। तो कहीं ना कहीं जनता जो है डर चुकी थी कि ऐसा ना हो कि कोविड के बाद यही अब लूक से ही आदमी इनको दिक्कतें सहना पड़े। वहीं पे ऊपर वाले की ऐसी दया आई, या कहें भगवान का ऐसी एक तरह से भगवान ने खुशखबरी दिया कि जो मासूम बना है। और किसानों के मन में जो था कि बिल्कुल राहुल, आपके साथ होने वाली बारिश से फायदा होने वाला है। जी, आपसे बता दें जो धान की बुआई है, जो धान की जो बुआई है वो चालू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है खुशी की लहर में है। और खुशी के उनके सर पे जो चिंता थी कि अब जो हम कहीं ना कहीं से पैसा उधार लिए हैं या लोन लिए हैं, कैसे देंगे। शादी विवाह के बाद अब वो खाली होने के बाद उन्हें लगा कि खेती बुआई चालू होने वाली है। अब ऊपर वाले की तरफ से बरसात होगी और उसके बाद बरसात का वो अपने जो बुआई है बुआई करेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए किसानों के चेहरे पर खुशी इस बरसात के बाद साफ तौर पर नजर आ रही। पवन, एक तरफ किसान खुश है, लेकिन दूसरी ओर लगातार हीट वेव और भीषण गर्मी से प्रदेश की आम जनता त्रस्त थी, और अब इस मॉनसून की एंट्री के बाद हालात थोड़े से सुधरे हैं, लोगों को इस गर्मी से भी निजात मिली है। जी, जिस तरह से पिछले दिनों हीट वेव चल रही थी, अधिकतर जो जिले थे उसमें तापमान 40 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। प्रयागराज की बात करें तो 46 डिग्री सेल्सियस के पार भी तापमान पहुंच गया था। जो हीट वेव चल रही थी उससे लगातार जो मरीजों की संख्या उसमें वृद्धि हो रही थी। बस्ती जैसे जिलों में कई मरीजों के मरने की सूचना आ रही थी। इसके बाद यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम सबने एक्शन लिया था और जो हॉस्पिटल है उसमें हीट वेव से बचने के लिए 20 बेड आरक्षित करने की बात कही थी। उसके बाद लगातार ये कवायद जारी थी और लगातार जो जनता थी वो हीट वेव से और गर्मी से काफी परेशान थी। उसके बाद जब ये मानसून बिपरजॉय तूफान आया, उसके बाद से ये हल्का मानसून ने हल्की शुरू हुई। बारिश के बाद जो लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। जो हीट वेव चल रही थी उससे काफी ज्यादा राहत मिली है। और मौसम विज्ञान विभाग ने जिस तरह की चेतावनी जारी की है, उनका साफ तौर से कहना है कि जो जून का ये पूरा महीना बचा हुआ जो दिन है, इसमें लगातार बारिश जो है वो होती रहेगी, रुक रुक कर बारिश होती रहेगी और कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना है। इस तरह देखा जाए तो जो जनता है काफी ज्यादा परेशान थी गर्मी से, हीट वेव से, उससे तो उसको निजात मिलेगी। लेकिन एक दूसरी तरह की परेशानी अब जो है नगर निगम की देखने में आने वाली है। जो लखनऊ है या कानपुर है, कानपुर में जो बारिश हुई है उसके बाद जो वहां पर जलभराव देखा गया, जलभराव के जो नगर निगम बड़े बड़े दावे कर रही थी कि इस बार उन्होंने नालों की साफ सफाई की है और इस बार उनको जलभराव से जूझना नहीं पड़ेगा। वहीं जो कानपुर की बारिश हुई है उसके बाद जलभराव ने उनको वहां पर जीना दूभर किया हुआ है। इसी तरह जो अन्य शहर है वहां पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसको लेकर जो नगर निगम विभाग ने जो दावे किए थे वो कहाँ तक साबित होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। जी देखिए, लगातार हो रही इस बारिश ने लोगों की मुश्किलों को काफी हद तक कम कर दिया है। राहुल भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। राहुल, भले ही इस बारिश से आम जनता को राहत मिली है, किसानों के चेहरे खिल गए हैं, गर्मी से भी निजात मिल गई, लेकिन इस बारिश के साथ साथ कई जगहों पर बिजली कड़कने की भी बात सामने आई है। प्रदेश के कई अलग अलग जगहों पर बिजली गिरी भी है, जिसके चलते नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने इस तरीके की कोई संभावना तो प्रयागराज में नहीं दिखाई।
नहीं जी, ऐसी कोई व्यवस्था अभी अभी तक ऐसे ऊपर वाले कृपा से अभी कोई अप्रिय घटना नहीं होती है। और बिजली क्लास को बता दें 7:30 बजे के बाद 7:30 से लेकर के 10 बजे तक थोड़ी थोड़ी बूंदी पड़ी और कड़की, लेकिन अभी प्रयागराज में ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी हुई। इससे पहले बता दें, इससे पहले जो बरसात से कुछ दिन पहले वहां बस एक मिनट, आसिफ के यहाँ एक लाइव चल रहा है। मेजा क्षेत्र में एक परानीपुर ग्राम सभा पड़ता है, वहां पे भी जो भट्ठा ईंट के भट्टे के ऊपर गिरा था, जिसमें 4 लोगों की भी मौत हो गई थी और कुछ घायल थे। तो इससे कहीं ना कहीं जनता ये अब जागरूक हो चुकी है। जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के पहले नेट चलाया करते थे, अब नेट उस टाइम बंद कर देते हैं कि कोई अपनी घटना न घटे, क्योंकि आए दिन सिर्फ वहीं पे घटना घटती जहां अर्थिंग की व्यवस्था नहीं होती, वहीं पे घटना घटती है। मोबाइल फोन जो होता है, मोबाइल फोन के माध्यम से भी ऐसी घटना घटती है। और लाइट का है, लाइट अगर रहती है तो जब बिजली विभाग वाले जब कड़कने की आवाज आती है तो लाइट की जो लाइट कनेक्शन काट देते हैं। इससे हो सकता है कि अब जो पिछली घटना से अब की बार जो घटना ना घट रहे, इसीलिए चैतन्यता दिखाई दे रही है। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया पवन आपका भी अधिक जानकारी के लिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें कि 48 घंटे से ज्यादा तर इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी है। में मानसून की एंट्री हो चुकी है। प्रदेश के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार कई जिलों में बारिश देखने को भी मिल रही है। देर रात भी झमाझम बारिश हुई है। हालांकि इस बारिश से कई किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। आम जनमानस को इस भीषण गर्मी से भी निजात मिली है। तो 48 घंटे तक ज्यादातर इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर आपको हम राजधानी लखनऊ से बताते हैं। हम जानकारी लखनऊ से मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों के कई अहम सुराग मिल गए हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बेनामी संपत्तियों के अहम सुराग मिले हैं। आयकर विभाग को पंजाब में भी संपत्तियों से जुड़े कई राज सामने आए हैं और मुख्तार के करीबी गणेश दत्त से पूछताछ में जानकारी मिली है। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्तार की पंजाब में बेनामी संपत्तियों के सुराग मिलने से कई अहम राज भी खुल सकते हैं। मुख्तार के करीबी गणेश दत्त से जब पूछताछ हुई, उस दौरान ये बातें सामने आई हैं। तो यहाँ जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मुख्तार की पंजाब में बेनामी संपत्तियों के सुराग मिले हैं। तो पंजाब में मुख्तार की बेनामी संपत्तियों के सुराग मिले। गणेश दत्त मिश्रा से 3 दिन तक पूछताछ हुई है और कई सेल कंपनियों के माध्यम से निवेश की जानकारी और भरत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। भरत, मुख्तार अंसारी की कई बेनामी संपत्तियों को लेकर जानकारियां मिली हैं। जब करीबियों से पूछताछ हुई तो पता चला कि पंजाब में भी कई संपत्तियां हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार आयकर विभाग जांच कर रहा है मुख्तार की संपत्तियों को लेकर और उसके करीबी की संपत्तियों को लेकर। मुख्तार का करीबी है गणेश दत्त मिश्र, जिसको 3 दिन से लगातार पूछताछ की जा रही थी। तो कुछ अहम जो सुराग हैं आयकर विभाग को मिले हैं, जिसको लेकर बताया गया है कि मुख्तार की जो वो संपत्तियां हैं वो पंजाबियों का मालिक है और तमाम लोगों के नाम भी जो पैसा लगाया गया है मुख्तार के द्वारा। फिलहाल गणेश दत्त जो मिश्र हैं, 3 दिन से उनसे लगातार आयकर विभाग की टीम पूछताछ कर रही है। मुख्तार अंसारी की बेनामी जो संपत्तियां, उसके कई क्लूज पहले से ही आयकर विभाग जांच कर रहा था, लेकिन अब ये जो सुराग मिले हैं वो बताए जा रहे हैं कि पंजाब में कई संपत्तियां हैं जिसका जो मालिक है वो मुख्तार अंसारी खुद है और उसका करीबी है, लेकिन जो पैसा लगा है वो मुख्तार अंसारी का ही लगा है। कई शेल्स कंपनियों के माध्यम से भी जो निवेश की जानकारी मिल रही है कि मुख्तार ने पंजाब में निवेश किए हुए हैं, कई कंपनीज में निवेश किए हुए हैं। अब तमाम जो क्लूज मिले हैं, हो सकता है जो टीम्स है पंजाब में जो विभाग की जो जानकारी मिली है पंजाब पुलिस से, टीम से, आयकर विभाग से पूछताछ करती है, वहाँ पे मतलब उनसे मदद लेगी कि और कौन सी कहाँ पे संपत्तियां हैं। फिलहाल एक मुख्य जो संपत्तियों के बारे में जानकारी आई है कि पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि पंजाब में संपत्ति हो सकती है, पैसा इन्वेस्ट कर सकता है मुख्तार, लेकिन अब जो चीजें हैं वो 90% क्लियर हो चुकी है कि मुख्तार के करीबी ने बताया है कि जो पैसा है वहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है मुख्तार अंसारी द्वारा। जी
बिल्कुल, यानी अब जब सुराग मिल चुका है, इनसे पूछताछ होगी, कई अहम लोगों से जब पूछताछ होगी और जांच होगी तो इसमें कई बड़े राज भी खुल सकते हैं। देखिए, लगातार भरत हम देख पा रहे हैं कि सरकार जो है वो माफियाओं की बेनामी संपत्तियों को लेकर या फिर जो भी इस तरीके से अर्जित की गई संपत्ति है उसको ढहाने में या फिर उसको वापस से सरकार तक पहुंचाने में लगी हुई है। और ऐसे में अब और जानकारियां मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता भी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये कामयाबी है। आयकर विभाग को एक बड़ी कामयाबी लगी है। अपराधियों की बात करें तो उनकी जो संपत्तियों के ऊपर बुलडोजर लगातार चल रहा है और जो अवैध तरीके से कब्जा की हुई है उनके ऊपर ही बुलडोजर लगातार चल रहा है उत्तर प्रदेश में। फिलहाल ये जो संपत्ति के बारे में जानकारी हुई है, ये पंजाब में संपत्ति है। तमाम करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट किए गए हैं। कंपनी के शेयर के माध्यम से तमाम तरीके की इन्वेस्टमेंट है वहां पर और पंजाब से कई लोग जुड़े हैं। पंजाब मतलब कई जो यूपी पुलिस है, जो आयकर विभाग है, वो अब जाएगी पंजाब में उन लोगों से भी जो पूछताछ करेगी जो करीबी है मुख्तार अंसारी के। और इम्पोर्टेंट क्लू सामने आ सकते हैं कि कितने रुपए की संपत्ति। एक ब्यौरा जो सामने आया है, एक बहुत बड़ी रकम का आया है जो पंजाब में इन्वेस्ट किया मुख्तार अंसारी ने। अब बुलडोजर जो है यूपी में तो चल रहा है, लेकिन अब पंजाब की संपत्तियों पर भी कार्रवाई करेगा। उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो भी कार्रवाई करेगी और जो आयकर विभाग है तमाम तरीके से प्रयास यही करेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो बेनामी संपत्ति है उसके राज खुल के आए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका बहुत अधिक जानकारी के लिए। तो यह खबर आपको हम बता दें, जहां पर आयकर विभाग को पंजाब में संपत्ति होने के अहम सुराग मिल रहे हैं। जब करीबियों से पूछताछ हुई, इस दौरान ये बड़े राज खुलकर सामने आए हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मुख्तार की पंजाब में बेनामी संपत्तियों के सुराग मिलने से हड़कंप मचा। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए पहल, अवैध व्यापार को रोकने के लिए निकाली रैली। एंटी नारकोटिक्स विभाग ने आयोजित की रैली। जनेश्वर पार्क से हुई रैली की शुरुआत अधिकारियों ने हरी झंडे दिखाकर रैली रवाना कर दी है। नशा मुक्ति हेतु युवाओं को जागरूक करने का लक्ष्य। तमाम इलाकों में रैली के जरिए जागरूक किए जाने की बात सामने आई है। बाइक रैली में सैकड़ों युवा शामिल हुए हैं। यूपी के तमाम जनपदों से युवाओं ने हिस्सा लिया। एक युद्ध नशे के विरुद्ध का दिया गया स्लोगन। अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया है। तो यहाँ हम जानकारी आपको बता दें, जहां पर अधिकारियों की ओर से रैली को हरी झंडी दिखाई गई है। और यहाँ हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तमाम इलाकों में रैली के जरिए जागरूक करने का प्रयास किया गया है। बाइक रैली में सैकड़ों युवाओं ने भी हिस्सा लिया है। यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर सैकड़ों युवाओं ने इस रैली में हिस्सा लिया है। तो यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर जनेश्वर पार्क से हुई रैली की शुरुआत और युवाओं ने इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अगली खबर है फरीदाबाद से, जहां पर भारी बारिश से रैली स्थल पर जलभराव हो गया। जिले में होनी थी लोकसभा क्षेत्र की गौरवशाली भारत रैली। बारिश के चलते गिरे मिले रैली के बोर्ड, पार्टी के झंडे। वाटरप्रूफ पंडाल होने पर भी पानी मिला है पूरे पंडाल को। आसपास यहां पर कीचड़ देखने को मिल रहा है। 11 बजे मुख्यमंत्री को रैली को संबोधित करना था। बारिश के चलते यहां पर पोस्टर्स गिर पड़े। वाटरप्रूफ पंडाल होने के चलते भी यहां पर हालात आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और बारिश के चलते रैली के बोर्ड्स, पोस्टर्स और पार्टी के झंडे भी गिरे हुए मिले हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वाटरप्रूफ पंडाल होने पर भी किस तरीके से यहाँ पर स्थितियाँ जो हैं वो हो गई हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। पूरे पंडाल के आसपास कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है।
और बिजनौर में मानसून ने दस्तक दे दी है। भारी बारिश ने तबाही मचाई। बारिश के चलते बिजली गुल हो गई है। पानी न आने से लोग परेशान हैं। तालाब में हुई तब्दील सड़कें, लोगों का आना जाना भी दुश्वार हो गया है। बारिश से आवागमन बाधित हो गया है। घरों में कैद हुए लोग। नजीबाबाद के मुगलू शाह इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मुगलू शाह इलाके का ये पूरा मामला है और पानी न आने से लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि लगातार पानी न आने से लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर इस भारी बारिश में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोगों का आना जाना भी दुश्वार हो गया है। एक तरफ घर के चारों तरफ बारिश का ये पानी है, लेकिन दूसरी ओर घर में पीने के पानी की कमी के चलते लोग परेशान हो गए। बिजनौर में मानसून ने दस्तक दे दी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। लोगों के घर के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश ने तबाही मचाई। जल निकासी न होने के चलते जलमग्न सड़कें और तालाब में तब्दील हुई ये सड़कें आप देख सकते हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। लोगों के घरों के भीतर भी बारिश का ये गंदा पानी भर चुका है। अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जल निकासी ठीक न होने के चलते किस तरीके से यहां पर जल भराव हो गया, ये इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। हाँ, तो पूछो इंजीनियर साहब क्या हुआ इंजीनियरिंग। और रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार दो कार आपस में टकरा गई हैं। एक कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। एक की हालत नाजुक बताई गई है। जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। कार सवार लखनऊ की ओर से बांदा जा रहे थे और दोनों कारों की भिड़ंत एक कार नहर में जा गिरी। कार में फंसे घायलों को निकाला गया सुरक्षित। यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सभी घायलों को बछरामा CHC पहुंचाया गया है और लखनऊ फतेहपुर बाईपास पश्चिम गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पश्चिम गांव का ये पूरा मामला है। कार सवार लखनऊ की ओर से बांदा जा रहे थे। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, दोनों कारों की भिड़ंत में एक कार नहर में गिरी है। दोनों कारों की भिड़ंत में एक कार नहर में गिरी। कार में फंसे घायलों को सुरक्षित निकाला गया है। ये आम जानकारी आपको हम बताते हैं। इस वक्त की आम खबर, सभी घायलों को बछरावा CHC पहुंचाया गया है। तो सभी घायलों को बछरावा CHC पहुंचाया गया और दोनों कारों की भिड़ंत में एक कार नहर में जा गिरी है। सुरक्षित निकाला गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सभी घायलों को पहुंचाया गया बछरावा CHC। लखनऊ फतेहपुर बाईपास पश्चिम गांव का ये पूरा मामला है। और रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ। तो भीषण सड़क हादसा, दो कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। तेज रफ्तार 2 कार आपस में टकरा गई हैं। तो तेज रफ्तार 2 कारों के आपस में टकराने से हादसा हो गया। इसमें एक की हालत नाजुक है। जिला अस्पताल के लिए रेफर किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और गौरव यात्रा के साथ आए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भाजपा से कांग्रेस में गई सुनीता अशोक सारस की भाजपा में पुनः वापसी कराई है। और सुनीता अशोक सारस ने नगर परिषद चुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर भाजपा से अलग हो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और वार्ड नंबर 13 से पार्षद का चुनाव जीतकर कांग्रेस के समर्थन में नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव जीता था। पिछले कुछ दिनों से जिले में कांग्रेस पार्टी में चल रहे विवाद के चलते कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया गया था। उसी के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि सुनीता अशोक सारस एक बार फिर से भाजपा में जा सकती हैं। वहीं केंद्रीय और राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता अशोक सारस की घर वापसी कराते हुए माला व भाजपा का गमछा पहनाकर भाजपा में स्वागत किया है। नहीं तो भाभी तो इन लोगों को गुस्सा है, पर ये तो नहीं हमारे
जनता पार्टी की आज सदस्यता ली है। पहले भी हमारी सदस्य ली थी, वो कांग्रेस के साथ जुड़ गई थी, पर वो त्याग करके आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुई। हमने उसको सुबह स्वागत किया और फिर पूरे पार्टी परिवार की ओर से भी उनका हम अभिनंदन करते हैं। क्या वजह रही कि उनको टिकट नहीं दे पाई थी भाजपा? देखिए, अब वो तो समय गया, जो भी परिस्थितियां हैं, मैंने कहा कि परिस्थितियां कई बार ऐसे बन जाती हैं कि हम चाहते हुए भी कई निर्णय नहीं कर पाते, कई परिस्थितियां बदल जाती हैं। उस समय जब हम निर्णय करते हैं तो इतने सारे हमारे सामने प्रस्ताव आते हैं और उनमें से कई बार हम लोगों से चूक भी हो जाती है। निर्णय करते समय सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, स्वाभाविक। देखिए, आज मानसिक तौर से वो हमसे पहले से भी जुड़ी रही, आज भी जुड़ गए और अब पार्टी परिवार में भी है। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंडला पहुंचे, जहां पर उन्होंने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। बता दें कि सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने जमकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे शिवराज की बजाय भ्रष्ट राज सरकार कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब शिवराज सिंह चौहान की झूठ नहीं चलेंगे, जनता उन्हें चलता करेगी। पत्रकार वार्ता के पश्चात कमलनाथ स्टेडियम के नजदीक सभास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद विशाल जनसभा को भी संबोधित किया है। पलायन की राजधानी बन गई है, पिछड़ेपन की राजधानी बन गई है मंडला, माफिया की राजधानी बन गई है मंडला। जनता गवाह है कि कितनी घोषणाएं शिवराज सिंह जी ने करी। मेडिकल कॉलेज की तरीके हमने तो स्वीकार करी थी, स्वीकृत मैंने की थी, जब हजारों की राजधानी बन गई। मंडला पलायन की राजधानी बन गई है, पिछड़ेपन की राजधानी बन गई है मंडला, माफिया की राजधानी बन गई है मंडला। जनता गवाह है कि कितनी घोषणाएं शिवराज सिंह जी ने करी। मेडिकल कॉलेज की तरीके हमने तो स्वीकार करी थी, स्वीकृत मैंने की थी जब हम मुख्यमंत्री थे, पर आज वे चौपट है। चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट प्रदेश और चौपट मध्य प्रदेश, चौपट शिक्षा व्यवस्था। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर, कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम थावरचंद गहलोत के होली हनुमान जी मंदिर पहुंचने पर जिला प्रशासन के द्वारा महामहिम राज्यपाल की अगवानी कर उनका स्वागत किया गया है। और महामहिम राज्यपाल गहलोत होली हनुमान जी मंदिर के दर्शन करने के उपरांत राज्यपाल कालूखेड़ा पहुंचे, जहां पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। जहां प्रदेश कार्य समिति सदस्य के सिंह सहित भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं के साथ पैदल ग्राम पंचायत पहुंचे, जहां पर ग्राम पंचायत के द्वारा राज्यपाल का शॉल और श्रीफल के साथ साफा बांधकर भव्य स्वागत किया गया है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर एक के बाद एक रैली का आयोजन हो रहा है, जिसके चलते कल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की विशाल रैली पलवल और फरीदाबाद के बीच मंडकूला में आयोजित होगी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और फरीदाबाद से सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्य वक्ता के रूप में जनता को संबोधित करेंगे और पिछले 9 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। इस सिलसिले में आज फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और रैली की सफलता को लेकर दावे किए हैं। मोदी के नेतृत्व में देश की साख विश्व में जिस तरह से बढ़ी है और अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जिसने स्टेट डिनर होस्ट करके और संयुक्त अधिवेशन में सांसदों का जो उत्साह देखने को मिला है और वो सांसदगण लाइन लगाकर ऑटोग्राफ के लिए आदरणीय मोदी जी के लिए ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े रहे
ये देश ने कितनी उन्नति की है, कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है, ये इस बात का प्रमाण है। और हम 140 करोड़ भारतीय इस बात से बहुत खुश हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री का वो व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। आदरणीय मोदी जी ने जब 2004 में सत्ता संभाली तो वो गरीबों के लिए जनता अपनी सरकार बताया था। उसी तरह के अनेकों काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। सबसे बड़ा काम किसानों को जो 6,000 रुपये सालाना 12 करोड़ किसानों को दिए जा रहे हैं, और वो भी 100 रुपये जो निकलते हैं सेंटर से 100 के 100 जा रहे हैं। पलवल के गांव करना स्थित पेट्रोल पंप पर रेनीवेल की लाइन का अवैध कनेक्शन काटने गई जन स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मारपीट की गई है। पेट्रोल पंप संचालक समेत अन्य लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जानलेवा हमला कर सामान भी लूट लिया। डीएसपी संदीप मौर्य ने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ उधम सिंह कंबोज ने शिकायत दी है कि बीती 22 जून को विभाग के कनिष्ठ अभियंता जमशेद अहमद व कर्मचारियों के साथ नूह पलवल रोड पर गाँव कारना के पास बने कैसके पेट्रोल पंप पर रेनीवेल की मुख्य पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन गए थे। पेट्रोल पंप संचालक को पहले भी 2 बार अवैध कनेक्शन बंद करने का नोटिस दिया गया था, मगर उसने अवैध तरीके से कनेक्शन जारी रखा। कनिष्ठ अभियंता जमशेद अहमद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध कनेक्शन बंद करने लगे। इस दौरान पेट्रोल पंप संचालक निशांत व 10 से 12 व्यक्तियों ने आते ही कनिष्ठ अभियंता जमशेद अहमद, फिटर किशोर सिंह, फिटर चंदन सिंह, हेल्पर बाबूलाल और अन्य कर्मचारियों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। पब्लिक हेल्थ के पास एक कंप्लेंट हुई थी कि रेनीवेल की मेन लाइन कारना गांव के अंदर के ऊपर कुछ लोग उसमें कनेक्शन कर रहे हैं। जो टीम ने वहां पर जाकर अवैध कनेक्शनों को काटने की कोशिश की, जिसपे पेट्रोल पंप मालिक निशान, नरेंद्र और राजेंद्र ने और 8-10 लोग व्यक्तियों ने इनके साथ झगड़ा कर दिया, इनके साथ मारपीट की, जिससे संबंध में सिटी थाना के अंदर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अपराध जांच शाखा पुलिस ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 15,000 प्रतिबंधित गोलियां व 408 कैप्सूल बरामद किए हैं। डीएसपी संदीप मौर्य ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाकर अपराध जांच शाखा पुलिस की टीम पलवल अलीगढ़ रोड पर चांदहट चौक के समीप गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गांव बड़ौली में एक युवक को प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गांव बड़ौली निवासी अमित कुमार पुत्र सुरेंद्र पाल के रूप में हुई है। बरामद हुए हैं। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। पूरे भारत में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, जिसमें आज पलवल पुलिस द्वारा नशा मुक्ति के ध्यान में रखते हुए एक लोगों को गिरफ्तार किया गया, अमित सनो बड़ौली, जिसके पास भारी मात्रा में मेडिसिन मिली गई है, 15,000 टैबलेट मिली गई है, 408 कैप्सूल मिले गए हैं, जिसको गिरफ्तार किया गया है बड़ौली गाँव से। किस तरह की दवाइयाँ थी? ये प्रतिबंधित दवाइयाँ थी। क्या किस तरह से बेचते थे, कहाँ ले जाते थे इनको? अभी ये लाया है, बेचने के लिए लाया। अभी इससे पूछताछ में पूछा जाएगा ये कहाँ से लाया था, कहाँ बेचते थे, इसकी आगे पूछताछ में पता लगेगा इसके। और सिरसा में 21 मंजिला आशियाना बनाने में 10 लाख की लागत आई है। आशियाने में छोटे छोटे हॉल बने हैं। आशियाने में दूर दराज से पक्षी आते हैं और दाना खाकर चले जाते हैं। विशेष बात यह है कि एक तरफ चबूतरा भी बनाया गया है, जिसमें चारों तरफ 1 फुट पानी की अलग से व्यवस्था की गई है। वहां पर पक्षी नहाकर पानी पीकर आशियाने में जाकर आराम करते हैं। 50 ऐसे फ्रूट के पौधे लगे हुए हैं जिन्हें कोई भी नहीं छेड़ता, सिर्फ वो फ्रूट पक्षियों के लिए हैं। और इस आशियाने को देखने के लिए लोग दूर दराज से भी आते हैं। रविवार के दिन इस आशियाने को देखने के लिए लोगों की भीड़ इतनी हो जाती है कि आसानी से आशियाने को देखा जा सके। आशियाने के निर्माता प्रधान चंद्र जैन ने बताया कि बेंगलुरु में ऐसा आशियाना बना हुआ देखा था, फिर मन में विचार आया कि सिरसा में भी ऐसा बनाया जाए। तब यहाँ आते ही ये जगह लेफ्ट की गई और इस आशियाने को बनाया गया। इस आशियाने में पक्षियों के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं। साफ सफाई के लिए 2 व्यक्ति रखे गए हैं। खाना देने के लिए अलग से व्यक्ति रखे गए हैं। चबूतरा बनाया गया है और 10 लाख की लागत से आशियाना पक्षियों के लिए बना है। अभी पक्षियों का एक अस्पताल बनाने की भी सोच रखी गई है। रानिया रोड पे 2018 में ये बनकर तैयार हो गई थी और ये 21 मंजिला बनाई हमने लोगों के सहयोग से, जैन समाज के सहयोग से। तो स्पेशली फॉर ये बर्ड्स के लिए बनाई हमने।
तो इसमें आपके सर्दी में गर्मी में जो पक्षी हैं अपने कबूतर हैं, चिड़िया हैं, तोता है, ये सभी यहाँ पे रहते हैं, इनका बसेरा है यहाँ पे। तो जो हमने बनाया था, जैसे आदमियों के लिए हमारे मकान बनते हैं फ्लोर वाइज, मंजिल वाइज, तो ऐसे हमने स्पेशली पक्षियों के लिए बनाया, तो जिससे कि पक्षी को अपना आराम मिले। और साथ ही हमने हाईटेक चौगा घर जो है, आधुनिक चौगा घर बनाया है पक्षियों के लिए। नीचे ही चौगा घर बना हुआ है, साथ में ही पक्षियों के लिए पानी का इंतज़ाम है, अपना पक्षी खाना खाएं, पानी पिएं, चौगा लें और ऊपर आराम करें। और भारतीय जनता पार्टी की गौरवशाली भारत रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। रैली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, करनाल लोकसभा से सांसद, रैली के आयोजक संजय भाटिया मौजूद रहे। रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर लोगों को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल का बखान किया और कहा कि जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने 9 सालों में कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 3.5 करोड़ लोगों को पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय बनाए गए, घर घर सिलेंडर पहुंचाया गया, निःशुल्क बैंक खाता मिला, मुफ्त अनाज, धारा 370, राम मंदिर निर्माण और भारत की अर्थव्यवस्था पर तेजी से काम किया और लाभार्थियों ने लाभ अर्जित किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के पास न नेता न नई नीति है और विपक्ष की नीयत में भी खोट है। देश की जनता को तय करना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को चुनना है या फिर ईमानदार नेता मोदी जी को। दिलाती, 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल नहीं देती, समय से पहले इनकम टैक्स रिटर्न आपका रिफंड नहीं करती, टीडीएस टीसीएस में 25% कटौती नहीं करती और बदलाव रिफॉर्म्स नहीं लाती, तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता था। मोदी जी ने बड़े और कड़े। और इस बीच बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। गाजियाबाद से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि फ्लैट में दंपत्ति का शव मिलने से सनसनी मच गई। गाजियाबाद से आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर फ्लैट में मिला दंपत्ति का शव। लोनी के अंकुर विहार में फ्लैट में शव मिलने से हड़कंप मचा। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और पति का शव फांसी पर लटकता मिला है, तो वहीं आपको बता दें कि पत्नी का बेड पर पड़ा मिला है शव। तो पत्नी का बेड पर शव के फंदे पर लटकता हुआ मिला है। लोनी के अंकुर विहार में फ्लैट में मिला शव। पति पत्नी का शव मिलने से हड़कंप मचा। गाजियाबाद से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पत्नी का बेड पर शव पड़ा हुआ मिला है, जबकि पति फांसी पर लटका हुआ मिला। दंपति की खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। ऐसी आशंका है कि दंपति ने खुदकुशी की है। और यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर लोनी के अंकुर विहार में फ्लैट में शव मिलने से हड़कंप मच गया। और पत्नी का बेड पर पड़ा मिला शव। पति का फांसी के फंदे पर शव लटकता हुआ मिला है। यह हम खबर आपको हम बता दें, लोनी के अंकुर विहार में फ्लैट में दंपत्ति का शव मिलने से हड़कंप मचा। पति का शव फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला है और दंपत्ति की खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं पत्नी का बेड पर पड़ा मिला है शव। यहाँ हम खबर आपको बता दें, जहां पर पत्नी का शव बेड पर पड़ा मिला है। जयवीर मावी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जयवीर, फ्लैट में दंपत्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया, क्या वजह रही, क्या खुदकुशी की है, कोई जानकारी सामने आई पूरे मामले में अब तक? देखिए, आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी थाना अंकुर विहार का सारा मामला है, जहां पर अंकुर विहार में एक फ्लैट में पति पत्नी, जो राजेश नाम का युवक है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में है, और वहीं जो उनकी पत्नी है मीनाक्षी, वो रैपिड एक्शन फोर्स में तैनात है। जहां पर कल एक ही फ्लैट में, जो जहां पर वो फ्लैट में रहते थे, उसी फ्लैट के एक कमरे में जो राजेश है उसका फांसी पर लटका हुआ शव मिला है। वहीं जो उसकी पत्नी है मीनाक्षी, जो रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ में तैनात थी, उसका शव बेड पर मिला है। तो कहीं ना कहीं जो इस मामले को लेकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि पुलिस अधिकारियों का भी साफ तौर पर कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अभी कहीं ना कहीं इस तमाम मामले को इस समय तक खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। इस दंपत्ति का शव मिलने से
जो अड़ोस पड़ोस के जो है वो काफी दहशत में लोग हैं। तरह तरह की तमाम चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं। देखना होगा कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। जी बिल्कुल, आगे की जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। बहुत शुक्रिया जयवीर आपका अधिक जानकारी के लिए। तो अहम खबर आपको बता दी गाजियाबाद से, जहां पर फ्लैट में दंपत्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आस पड़ोस के लोगों ने खुदकुशी की आशंका जताई है। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पत्नी का बेड पर शव पड़ा मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि पति का शव फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।